पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है कि डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलना क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। यानी जब भी हम डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में चेंज करते हैं तो ये जो चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी मॉड्यूलेशन कहलाती है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे आप गौर करेंगे, जैसे कि आपका दिया गया आपका मॉडम और डीमॉड्यूलेशन, तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपके मॉडम का आविष्कार क्यों किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा। मॉडम से आपका सबसे पहला सवाल आपका ए बन के आता है कि मॉडम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मॉडम की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी में अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जो आपका टेलीफोन लाइन होता है उस पर केवल एनालॉग संकेत ही भेजा जा सकता है, जबकि आपका जो कंप्यूटर होता था वो केवल डिजिटल डाटा उत्पन्न करता था। तो आपके टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में रिलेशन लाने के लिए आपका मॉडम का जरूरत पड़ा। अब मॉडम वर्क कैसे करता है यहाँ पे आपका लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मॉडम कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलता है, जिसे टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है। दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन से प्राप्त एनालॉग डाटा को मॉडम के द्वारा डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाया जाता है। इस प्रकार आपका मॉडम वर्क करता है। अब ये जो मॉडम आपका वर्क करता है इसको एक नाम दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जब भी आपका जो मॉडम होगा, अगर मॉडम डिजिटल डाटा से एनालॉग डाटा में चेंज करता है तो ये चेंज करने की जो प्रक्रिया होगी क्या कहलाएगी, आपकी मॉड्यूलेशन कहलाएगी। और इसका जस्ट उल्टा भी होता है। अगर आपका मॉडम एनालॉग डाटा से डिजिटल डाटा में चेंज करता है तो ये चेंज करने की जो प्रक्रिया होगी आपकी डीमॉड्यूलेशन कहलाएगी। अगला सवाल आपका मॉडम से ये बन के आता है कि मॉडम की गति किस में मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉड हो जाएगा। तो मॉडम की गति बॉड में मापा जाता है। तो मॉडम से इस सभी पॉइंट से आपके सवाल बन चुके हैं और हर बार आपके फिर से सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब आपका HTML होता क्या है, HTML वर्क कैसे करता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, लेकिन आपके अगले सवाल के बाद। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, यानी आपका इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका इंटरनेट किसे कहा जाता है और एक्स्ट्रानेट किसे कहा जाता है। साथ में आपके ये भी समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके इंट्रानेट के बारे में। तो इसमें आपका लिखा गया है कि इंट्रानेट आपका निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। अगला पॉइंट आपका इसमें लिखा गया है कि जो आपका इंटरनेट होता है इंटरनेट का ही एक निजी रूप होता है। केवल संस्था के सदस्य या कर्मचारी ही इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है यहाँ पे कि गेटवे, फायरवॉल और कोडिंग तकनीक का प्रयोग कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित रखा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपका इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। तो इंटरनेट को आपका समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके एक्स्ट्रानेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं।
इसमें आपका पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंट्रानेट की तरह एक्स्ट्रानेट भी निजी या संस्थागत उपयोग के लिए स्थापित एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आपका इंटरनेट की तरह ही वर्क करता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे अगले पॉइंट पे लिखा गया है कि लेकिन जब आपका एक्स्ट्रानेट होता है, एक्स्ट्रानेट में संस्था के सदस्य व कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ता को भी एक सीमा तक नेटवर्क व डाटा के उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपका जो इंट्रानेट होता है उसमें आपको नहीं दी जाती। यही आपका डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा गया है कि एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को एक विशेष यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है किसी व्यावसायिक बैंक का निजी नेटवर्क एक्स्ट्रानेट का एक एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी आपका उपभोक्ता है या कोई भी उपभोक्ता है वो यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग कर इंटरनेट के जरिए बैंक के नेटवर्क में घुस सकता है, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा और कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोनों पॉइंट के बारे में बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा, दोनों को डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा कॉन्केटिंग ऑपरेटर है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यानी आपका जो एंड का सिंबल होता है ये आपके कॉन्केटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो इंटरनेट का जनक वेंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में वेंटन ग्रे सर्फ का नाम नहीं दिया गया है तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा, यानी आपके टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात किया गया आपका इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आर्पानेट के विकास से किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में किया गया था और किसके विकास से किया गया, आर्पानेट के विकास से किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्पानेट का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आपका जो आर्पानेट होता है, आर्पानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास के कार्य में किया गया था। तो इतना सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे चर्चा करते हैं। लिखा गया यहाँ पे कि 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली ने HTML का विकास किया था। अब यहाँ पे बात किया गया आपका HTML का, तो HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात किया गया आपका टिम बर्नर्स-ली के बारे में, तो टिम बर्नर्स-ली ने आपके वर्ल्ड वाइड वेब का भी आविष्कार किए थे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। तो इंटरनेट में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, सभी से पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सातवां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी आर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे यहाँ पे गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा गया आपका स्विफ्ट, इरनेट और निकनेट, ये सभी क्या होते हैं, साथ में इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके इरनेट के बारे में। तो इरनेट से आपका सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब आपका इरनेट होता क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि इरनेट भारत में शिक्षा के लिए स्थापित एक वैन है। वैन का मतलब आपका हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है।
अगला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था ARPANET के बारे में दिया गया था। तो ARPANET का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका लिखा गया है कि ARPANET विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया गया आपका स्विफ्ट दिया गया था। तो स्विफ्ट का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस आपका जो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। जब भी आप इंटरनेशनल बैंक से आप लेन देन करते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके निक नेट के बारे में। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब आपका जो निक नेट होता है, भारत में प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करते हैं। तो वहाँ पे लिखा गया जैसे कि आपका होस्ट लिखा गया है। तो होस्ट किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है, आपका होस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन पे गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका एनोनिमस सर्वर। तो एनोनिमस सर्वर किसे कहा जाता है इसको भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह सर्वर जिसमें जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे सर्वर को एनोनिमस सर्वर कहा जाता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो किसी भी मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसका आकार डायगोनली मापा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला आपका जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो आपका मोजेक था। अब यहाँ पे मोजेक के बारे में भी कुछ पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं, साथ में आपके वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि मोजेक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। अब यहाँ पे मोजेक के बारे में 3 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि मोजेक का आविष्कार 1993 में किया गया था। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि मोजेक का आविष्कार मार्क एंडरसन के द्वारा किया गया था। तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त आपका जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो आपका कौन सा था, मोजेक था। तो मोजेक के बारे में इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो इससे आपको जो सबसे पहला सवाल आपका बन के आता है कि www का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला सवाल आपका ये बन के आता है कि फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात किया गया है आपके टिम बर्नर्स-ली के। तो टिम बर्नर्स-ली ने HTML का भी आविष्कार किए थे। अब बात किया गया आपका HTML का, तो HTML का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि 1993 में सन ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध
कराया था। अब यहाँ पे बात किया गया आपका सर्न के बारे में, तो सर्न का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई, जिसे W3C भी कहा जाता है। तो इंटरनेट के या मोजेक के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, सभी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है आपका सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। अब यहाँ पे बात किया गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ISP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। इसमें आपका अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता वह संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। आपका अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, जबकि आपका जो उपयोगकर्ता होते हैं उनके जो कंप्यूटर होते हैं वो आपका क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता के द्वारा ISP को कुछ भी सेवा शुल्क प्रदान करना पड़ता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है, किस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी आपके FTP का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे FTP होता क्या है, आपका SMTP क्या होता है, साथ में इन सभी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके FTP के बारे में। सबसे पहले FTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका जो पॉइंट लिखा गया है, यह इंटरनेट पे प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपकी जो फाइल होती है, फाइल में आपका डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ, चित्र, ऑडियो या वीडियो भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके SMTP के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल में इन दोनों प्रोटोकॉल को ध्यान दीजिएगा, सभी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यानी TCP और IP को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इन दोनों को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका TCP होता क्या है और IP क्या होता है, साथ में इन सभी के फुल फॉर्म क्या होते हैं और कैसे ये दोनों वर्क करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपका TCP और IP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, जबकि आपका जो IP का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म
हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह इंटरनेट पे प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है इसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि टीसीपी आईपी इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टीसीपी कैसे काम करता है, उसके बाद आपका आईपी कैसे काम करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि टीसीपी आपका पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर के द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो टीसीपी उस सूचना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देता है। इन समूहों को क्या कहा जाता है, पैकेट कहा जाता है। तो टीसीपी आपका यही काम करता है। अब आपका काम आ जाता है आपका आईपी का। तो आईपी का क्या काम आ जाता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखा गया है कि आईपी प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता देता है, एक विशेष एड्रेस देता है तथा गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए उनका रास्ता तय करता है। इस प्रकार मैसेज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने तक उसमें मदद करता है। तो टीसीपी आईपी में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है कि वेब ब्राउज़र विंडो के भीतर स्थित आयताकार स्थान है जो कई वेब पेजों को एक साथ प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है आपका, फ्रेम कहलाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका नोड किसे कहते हैं, इससे भी आपका सवाल बन चुका है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, सर्वर या कोई अन्य उपकरण आपका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अब आपका जो नोड होता है कंप्यूटर नेटवर्क का अंतिम बिंदु या टर्मिनल होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे HTTP होता है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका HTTP से इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसमें आपका जो अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। इसमें आपका अगला पॉइंट लिखा गया है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डाटा भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर संबंधित सूचना को वापस भेज देता है। इसी प्रकार आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में आपके जो सवाल पूछे गए थे, सवाल आपका ये था कि बिट का पूर्ण रूप क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो बिट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका बाइनरी डिजिट हो जाता है, यानी बी फार आपका हो जाता है बाइनरी और आईटी यहाँ पे डिजिट का लास्ट 2 लेटर से बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बिट का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका बाइनरी डिजिट हो जाता है। आपका जो बाइनरी डिजिट होते हैं आपके 0 और 1 होते हैं। जो 0 होते हैं वो आपके ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपके जो 1 होते हैं वो आपके ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिट के बारे में इतने सारे पॉइंट आपको बताया जा चुका है, इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल ये है कि वायरलेस
एक्सेस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।